हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की 5th यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो के अंदर जो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, 3 टॉपिक्स हम इस यूनिट के डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज। Second topic is preservation of pharmaceutical products using antimicrobial agents. And third topic is evaluation of microbial stability of formulations. ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स को आज के वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। बाकी के जो भी बचे हुए टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी का जो कंप्लीट सिलेबस है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना कंप्लीट हो जाएगा। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर जो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन हुआ है या फिर स्पॉइलेज हुआ है तो उसका हम असेसमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब हम पता कैसे लगाएंगे कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर माइक्रोब्स के द्वारा कंटामिनेशन हुआ है या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ ख़राब हो गई है, तो उस चीज़ को हम पता कैसे लगाएंगे, उस चीज़ को जो है हम असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 तरीके हैं पता लगाने के। फर्स्ट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके अंदर हमें ऑब्जर्वेबल फिजिकल या फिर केमिकल चेंजेस दिखते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि उसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन हुआ है या फिर उसके अंदर स्पॉइलेज हुआ है। जैसे कि क्या होता है कि उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है या फिर उसका पीएच चेंज हो जाएगा, वो एसिडिक से बेसिक या बेसिक से एसिडिक ऐसे कुछ चेंज हो जाएगा, या फिर जो इमल्जन है उसकी स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी, या फिर उसकी जो सरफेस एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल या फिर जो केमिकल चेंजेस है वो आ जाएंगे जिसे हम ऑब्जर्व करके या जिसे हम मेजर करके ये बता सकते हैं कि जो हमारा गिवन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके अंदर जो है माइक्रोब्स एंटर कर चुके हैं एंड उसका कंटामिनेशन हो चुका है या फिर वो सड़ चुका है, मतलब उसका स्पॉइलेज हो चुका है। अब कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करा है, इससे भी ये पता चलता है कि उसके ऊपर कितना ऑक्सीडेटिव अटैक हुआ है एंड कितनी उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हुई है। मतलब कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है उससे भी हमें पता चलता है कि किसी गिवन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन या फिर जो स्पॉइलेज है वो हुआ है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है स्टेरिलिटी टेस्ट। तो कोई भी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है उसे फाइनली यूज़ करने के पहले क्या होता है, उसकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग करी जाती है। स्टेरिलिटी टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर प्रेजेंट होते हैं तो स्टेरिलिटी टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाता है, स्टेरिलिटी टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। एंड अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते हैं तो फिर जो स्टेरिलिटी टेस्ट है वो पास हो जाता है। तो इसलिए किसी भी फाइनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को यूज़ करने के पहले उसकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग करी जाती है कि उसके अंदर किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो इसके द्वारा भी हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन या फिर स्पॉइलेज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बट स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते टाइम हमें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं उस टेस्टिंग के टाइम में उसके अंदर किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंटर ना कर जाएँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है असेसमेंट ऑफ वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स। जो नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जिनके अंदर कुछ हद तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उसके अंदर हम ये चीज़ एसेस करते हैं, ये चीज़ पता लगाते हैं कि उसके अंदर कहीं लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि ज़्यादा खतरा किससे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होता है, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उतना खतरा नहीं होता जितना कि अगर किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उससे होगा। नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट के अंदर वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का असेसमेंट करा जाता है तो इसके अंदर ये देखा जाता है किसी भी तरह के कहीं पैथोजेंस तो प्रेजेंट नहीं है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर, जो क्या करेंगे कि पेशेंट के अंदर जो है डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी तरह के पैथोजेंस वगैरह उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ये चीज़ पता लगाई जाती है इससे। नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ पायरोजेंस। पायरोजेंस होते क्या है, पायरोजेंस जो है ये ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब मेनली फीवर कॉज कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो जो है वो पायरोजेंस होते हैं। तो इस वाले पॉइंट के अंदर हम ये पता लगाते हैं कि हमारे पास जो गिवन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके अंदर किसी भी तरह के पायरोजेंस तो प्रेजेंट नहीं है। अब इसके लिए 2 हमारे पास टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज बीपी पायरोजन टेस्ट एंड सेकेंड इज LAL टेस्ट। LAL टेस्ट का मतलब होता है लिमुलस अमीबोसाइट लाइजेट टेस्ट। बीपी पायरोजन टेस्ट के अंदर क्या होता है, जो पायरोजेंस होते हैं उन्हें लैबोरेटरी रैबिट्स के अंदर जो है इंजेक्ट करा जाता है एंड ये देखा जाता है कि उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ या फिर नहीं हुआ। तो अगर इंक्रीज़ हो जाता है मतलब ये हो गया कि उसके अंदर जो है पायरोजेंस वो प्रेजेंट हो गए।
एंड जो सेकंड होता है LAL टेस्ट, जो कि लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो पायरोजन कंटेनिंग सैंपल हमारे पास होता है, जिसमें हमें पता करना होता है कि उसके अंदर पायरोजन है या फिर नहीं है, तो वो क्या करेगा कि जेल का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके से जो है ये दोनों टेस्ट करे जाते हैं, जिससे ये पता लगाया जाता है कि गिवन सैंपल जो है उसके अंदर पायरोजन प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट असेसमेंट होता है कि किसी गिवन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर या सैंपल के अंदर जो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन या फिर स्पॉइलेज है या फिर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। मतलब जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है उनके द्वारा हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, ये हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो प्रिजर्वेशन का सिंपली मतलब क्या होता है कि कोई गिवन हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसे हम इफेक्टिव कंडीशन के अंदर मेंटेन करके रखें, उसे प्रिजर्व करके रखें। जैसे कोई अचार हो गया, अचार को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो है प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। तो इस तरीके से जो है प्रिजर्व करने का मतलब है कि उस चीज़ को उसी स्टेट के अंदर रख के रखना है, स्टेबल स्टेट के अंदर रख के रखना, उसे ख़राब नहीं होने देता। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का प्रिजर्वेशन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की मदद से हम कैसे कर सकते हैं। तो मेन फंक्शन जो होता है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करने का, वो ये होता है कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के अंदर अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एंटर ना करें। नाउ यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो कि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं आर द केमिकल सब्सटेंस यूज टू इम्प्रूव शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग और फॉर्मुलेशंस एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। सो जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होते हैं, ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी ड्रग या फिर फॉर्मुलेशन की जो शेल्फ लाइफ होती है उसे इम्प्रूव करते हैं एंड साथ ही साथ उसके अंदर जो है माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देते हैं, उसे रोकते हैं एंड साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसके स्पॉइलेज के जो रिस्क होता है उसे भी रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट को प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करा जाता है एंड ये जो है ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं एंड माइक्रोब्स की ग्रोथ को नहीं होने देते हैं एंड साथ ही साथ स्पॉइलेज जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का वो भी नहीं होने देते हैं। नाउ जो सारी की सारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस होती है उनके अंदर क्या होता है कि एक सिंगल प्रिजर्वेटिव जो है वो सुटेबल नहीं होता उसे प्रिजर्व करने के लिए। तो इसलिए दो या दो से ज़्यादा प्रिजर्वेटिव के कॉम्बिनेशन को यूज़ करा जाता है, जिससे कि जो उसका प्रिजर्वेशन होगा वो ज़्यादा टाइम तक हो सके। ठीक है, तो मेनली जो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करा जाता है जिससे कि प्रिजर्वेशन के टाइम को जो है इंक्रीज़ करा जा सके। अब प्रिजर्वेटिव्स जो है उन्हें फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स जैसे कि इमल्जन हो गए, सस्पेंशन हो गए, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गए, पैरेंटल प्रिपरेशंस हो गए, इन सब के अंदर जो है प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करा जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं जो प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर इस साइड आगे फॉर्मुलेशंस क्या है, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव कौन से यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोक्रीसोल, डाइक्लोरोबेंजाइन अल्कोहल, इन्हें जो है प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करा जाता है। देन टैबलेट्स के अंदर मिथाइल पैराबेन, फिनोल क्रीसोल, इन्हें प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करा जाता है। आई ड्रॉप्स के अंदर बेंज एल्कोनियम क्लोराइड को, एंड जो लिक्विड्स या फिर मिक्सचर्स होते हैं उनके अंदर अल्कोहल, मिथाइल पैराबेन, क्लोरोफॉर्म, इन सबको जो है प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करा जाता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होते हैं, तो उसके एग्जाम्पल हो गए हैं। नो नेक्स्ट आते हैं कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ने हम प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर, उनकी जो है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जिसे हम प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं वो एफिशिएंट होना चाहिए। बहुत सारी स्पीशीज़ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनके अगेंस्ट वो एफिशिएंट होना चाहिए। नो नेक्स्ट आता है कि उसकी जो हाई वाटर सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वाटर के अंदर जो है वो ईजिली सॉल्युबल होना चाहिए एंड उसका जो डिसोल्यूशन है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट इज जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जिसे हम यूज़ करें प्रिजर्वेटिव के रूप में वो सेफ़ होना चाहिए। ठीक है, वो इरिटेशन वगैरह कॉज नहीं करना चाहिए बॉडी के अंदर जाकर के, बिल्कुल सेफ़ वो होना चाहिए। नेक्स्ट इज जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब जैसे वो सोल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो ये ना हो कि वो पीएच को चेंज कर दे। तो इसलिए जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जिसे हम प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं वो मेनली जो है न्यूट्रल ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज वो जो है वो स्टेबल होना चाहिए, टेम्परेचर एंड पीएच की जो सारी की सारी रेंजेस है उनके अगेंस्ट में वो स्टेबल रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज वो जो है रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब बहुत ही ईजिली हमें अवेलेबल हो जाए ऐसा जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो होना चाहिए। नेक्स्ट इज वो इकोनॉमिकल होना चाहिए,
चाहिए, मतलब उसकी रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब इकोनॉमिकल होनी चाहिए कि नॉर्मल लोग जो है वो भी उसे यूज़ कर सकें। तो ये थी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की, जिन्हें हम प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा इवेल्युएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशंस। मतलब जो फाइनल हमने फॉर्मुलेशंस बनाई है उसके लिए हम टेस्ट करेंगे कि वो माइक्रोब्स के अगेंस्ट स्टेबल है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम टेस्ट करेंगे, वही चीज़ जो है वो ये इवेल्युएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशंस के अंदर आता है। सो सिंपली इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फाइनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना है उसमें हम ये देखेंगे कि उसके अंदर माइक्रोब्स के अगेंस्ट स्टेबिलिटी है या फिर नहीं है, या फिर अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गए तो वो ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ जो है वो हम देखेंगे। अब जो माइक्रोबियल स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है उसके अंदर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज़ सैम्पलिंग, सेकेंड इज़ ग्रोथ मीडिया, थर्ड इज़ मैथड्स ऑफ इवेल्युएशन, जो कि 2 तरीके के होते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और डायरेक्ट इनोकुलेशन। नेक्स्ट इज एंडोटॉक्सिन टेस्ट एंड लास्ट इज माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट। ये स्टेप्स हैं जब माइक्रोबियल स्टेबिलिटी टेस्टिंग करी जाती है उसके लिए। सो अभी इन पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 करके डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले माइक्रोबियल स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो है ये हम हर तरह के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्रल हो, ओरल हो, नेज़ल हो, टॉपिकल हो या किसी भी तरह का हो। तो हर एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या हर एक फॉर्मुलेशन के ऊपर जो है माइक्रोबियल स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास गिवन प्रोडक्ट है वो माइक्रोब्स के अगेंस्ट स्टेबल है या नहीं है। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सैम्पलिंग। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें फॉर्मुलेशन जिसकी माइक्रोबियल स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी है उसे हम एक जगह ले लेते हैं, मतलब उसका फिक्स्ड वॉल्यूम जो हमें लेना होता है, जो कि आईपी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, तो वो फिक्स्ड वॉल्यूम हम लोग सबसे पहले ले लेंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है ग्रोथ मीडिया। सो इसमें क्या होता है, ग्रोथ मीडिया लिया जाता है, उसके अंदर सैंपल को डाला जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई है या फिर नहीं हुई है। तो जो एरोबिक एंड एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए सोयाबीन कजीन डाइजेस्ट मीडियम या फिर जो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम होता है, इन्हें यूज़ करा जाता है। एंड जो उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो 3 दिन के बाद में जो है वो ऑब्जर्व होती है। एंड अगर उसके अंदर मोल्ड्स प्रेजेंट है तो उसकी ग्रोथ जो है वो 5 दिन बाद उसके अंदर ऑब्जर्व होती है। अब किसी भी मीडिया को हम यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं नहीं हो रहे, उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो ग्रोथ सपोर्टिंग क्वालिटीज़ है, मतलब क्या उसके अंदर सच में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, इतने न्यूट्रिएंट उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है, वो चीज़ हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो इस तरीके से ग्रोथ मीडिया को यूज़ करा जाता है ये देखने के लिए कि हमारे पास जो गिवन सैंपल है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर प्रेजेंट होंगे तो वो ग्रोथ मीडिया के ऊपर ग्रो कर जाएंगे, एंड अगर नहीं होंगे तो फिर हमें वहाँ पर जो है कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज मैथड्स ऑफ इवेल्युएशन। सो जो हमारे पास गिवन फॉर्मुलेशन है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं है, वो चीज़ ही इवेल्युएट करने के लिए जो है हम ये मैथड्स करते हैं। 2 मैथड हमारे पास आते हैं, फर्स्ट इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड इज डायरेक्ट इनोकुलेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस एंड डायरेक्ट इनोकुलेशन दोनों मैथड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे, गिवन जो सैंपल है उसे हम मेम्ब्रेन से पास कराएंगे एंड देन जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास है उसे हम क्या करेंगे, इनक्यूबेट कर देंगे सुटेबल टेम्परेचर पर कुछ दिनों के लिए। ठीक है। देन इनक्यूबेशन के बाद में हम ये देखेंगे कि उसके ऊपर कॉलोनीज जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो फॉर्म हुई है या फिर नहीं हुई है। तो अगर वहाँ पर कॉलोनीज प्रेजेंट हमें मिलती हैं तो इससे क्या होगा कि गिवन जो हमारे पास फॉर्मुलेशन है वो प्रॉपरली बनी नहीं है और उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो हो चुके हैं। नेक्स्ट मेथड आता है डायरेक्ट इनोकुलेशन। इसके अंदर क्या करा जाता है कि जो सैंपल है हमारे पास, जो फॉर्मुलेशन है वो हम लोग ले लेते हैं, उसे कल्चर मीडिया के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके अंदर क्या होता है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसके अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एंटर करा देते हैं। उसके बाद में हम उसे इंक्यूबेट करते हैं। कुछ दिन बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अंदर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई है या फिर नहीं हुई है। तो अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास गिवन सैंपल था उसकी जो है माइक्रोबियल स्टेबिलिटी नहीं थी, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ईजिली ग्रो कर सकते थे। ठीक है। नो नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारे पास वो आता है एंडोटॉक्सिन टेस्ट। सो किसी भी फॉर्मुलेशन को फाइनली यूज़ करने के पहले उसके अंदर जो है एंडोटॉक्सिन टेस्ट करा जाता है। एंडोटॉक्सिन होता क्या है, ये एक लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है जो कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर हमारे पास गिवन जो फॉर्मुलेशन है उसके अंदर अगर एंडोटॉक्सिन हमारे पास प्रेजेंट हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसलिए जो है एंडोटॉक्सिन टेस्ट हम लोग पहले करके देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर जो है माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही है।
अब जो एंडोटॉक्सिन टेस्ट होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज जेल क्लॉट लिमिट टेस्ट एंड सेकंड इज जेल क्लॉट सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। ठीक है, इन दो तरीकों से जो है एंडोटॉक्सिन टेस्ट करे जा सकते हैं, जिससे पता लगाया जाता है कि जो गिवन फॉर्मुलेशन है उसकी माइक्रोबियल स्टेबिलिटी है या फिर नहीं है। लास्ट जो आता है वो आता है माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट। अब ये क्या होता है, ये जो स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए टेस्ट होता है कि गिवन जो हमारे पास में फॉर्मुलेशन है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से ही प्रेजेंट तो नहीं है, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसके लिए जो है ये माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट करा जाता है। अब जो ये माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट है इसके अंदर अलग अलग काउंट्स जो है वो करे जाते हैं, जिससे पता लगता है कि जो गिवन हमारे पास फॉर्मुलेशन है उसके अंदर माइक्रोबियल स्टेबिलिटी है या फिर नहीं है। जैसे कि टोटल वायबल एरोबिक काउंट करा जाता है, टोटल एरोबिक माइक्रोबियल या फिर बैक्टीरियल काउंट करा जाता है, टोटल ईस्ट काउंट करी जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह के काउंट्स करे जाते हैं, जिससे पता लगता है कि माइक्रोबियल स्टेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंप्लीट हमारा ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ये देखा कि माइक्रोबियल स्टेबिलिटी जो है फॉर्मुलेशन की है या नहीं है, उसे हम किस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आज जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। बाकी के जो टॉपिक्स है इस यूनिट के वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, एंड साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।